नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकरेंट इंडिया पर। दोस्तों, पुतिन भारत आए थे और भारत से वो वापस लौट भी चुके हैं। भारत में उनकी ये यात्रा सफल रही या असफल, कई लोग इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या उनकी यात्रा से भारत को फ़ायदा भी हुआ या फिर नुकसान। फिलहाल में देश में एक माहौल चल रहा है, लोग इसी में उलझे हुए हैं कि जो डॉलर है वो $1 90 रुपये के बराबर पहुंच गया है। उनको सिर्फ यही जो मानसिकता है वो सताई जा रही है कि जो डॉलर है वो भारत के रुपए के मुकाबले कितना ज़्यादा सर्वोपरि हो गया है। ये उनकी गलती नहीं है, ये है गुलामी की मानसिकता। इस गुलामी की मानसिकता ने ये क्लियर बता दिया है कि भारत की कोई भी चीज़ अभी फ़िलहाल में अच्छी नहीं है। यानी कि भारत के अगेंस्ट जो पश्चिमी देश या जो अमेरिका, यूरोप कुछ भी कहेंगे वो भारत के लिए सही होगा। यानी कि आपको मैं एक ऐसी न्यूज़ भी दिखाऊंगा जिसमें आप जानोगे कि कतर का जो ये न्यूज़पेपर है अल जजीरा, ये भारत के बारे में क्या लिखता है, वेस्टर्न मीडियाज़ क्या लिखती है। इससे हमें फ़र्क पड़ता है क्योंकि हम जो है भारत है उसके न्यूज़पेपर पे इतना गौर नहीं करेंगे, क्योंकि मेन रीज़न ये भी है कि भारत की जो मीडिया है उसने अपनी वैल्यू खुद गिराई है। तो भारत की मीडिया पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन इसको इम्प्रूवमेंट भी हमें ही करना होगा। डॉलर गिर गया, इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतित है, लेकिन वो इस बात को लेकर चिंतित नहीं है, इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि किस तरह से आज 20 से ज़्यादा देशों में जो व्यापार है वो रुपए में हो रहा है। यानी कि डॉलर को डी डॉलराइजेशन की ओर भारत बढ़ चुका है। भारत की जो करेंसी है वो अब 20 देशों में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। किस तरह से हम डी डॉलराइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं वो देख ही नहीं पा रहे हैं कि आजकल भारत, रसिया, फिलीपींस जैसे देशों में जो ट्रेड है वो आपसी रुपए में हो रहा है। ये देख ही नहीं रहे हैं कि आज अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो किस तरह से धीरे धीरे नीचे जा रही है। ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि आज रसिया ने किस तरह से यूरोप और अमेरिका को उस सिचुएशन पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अब इनका जो पतन है वो निश्चित है। आपने पुतिन का ये इंटरव्यू बहुत पहले देखा होगा, यानी कि जब वो भारत आए थे उससे पहले का इनका ये इंटरव्यू है, और ये जो है रसिया के मॉस्को में जाके हुआ था। हाँ, ये जो अंजना ओम कश्यप है और ये जो हमारे पत्रकार मीडिया है, इनकी जो वैल्यू है वो फिलहाल में इन्होंने अपने ही हाथ से घटा ली है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि भारत की मीडिया रसिया में जाकर पुतिन का इंटरव्यू ले रही है, क्योंकि आजकल हम ज़्यादातर यही सुनते आए हैं कि या तो बीबीसी जाएगी या न्यूयॉर्क टाइम जाएगा या फिर अल जजीरा, ये बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर्स है यही जाकर वहाँ पर बड़े काम करते हैं, विदेशी नेताओं से इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन भारत की तरफ से कोई अगर यहाँ पर जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है और हमें इनको इम्प्रूवमेंट करना होगा। इन्होंने जो अपनी साख गिराई है उसको अब इम्प्रूवमेंट करना होगा, क्योंकि कोई दूसरा तो आएगा नहीं इसको ऊपर ले जाने के लिए। हमें ही है जो हमें इसको ऊपर उठाना होगा, वरना हम तो दिनों दिन नीचे गिरते ही चले जाएंगे। आपने देखा होगा कि आजकल जो पुतिन है उनको इस बात से काफ़ी ज़्यादा नफरत होने लगी है कि क्यों अमेरिका खुद को सुपर पावर कहता है, क्यों अमेरिका ही सारी जो चीज़ें हैं वो लीड करता है। अरे हम भी हैं, हम भी कर सकते हैं। इसीलिए अब जो रसिया है उसने भारत के अंदर एक रसिया टुडे नाम की न्यूज़ चलाने का निर्णय लिया है कि भारत और रसिया के बीच जो सही सही न्यूज़ है वो हम चलाएंगे। क्यों ब्लूमबर्ग हमारे बारे में कुछ छापे, क्यों बीबीसी हमारे बारे में कुछ छापे, क्यों न्यूयॉर्क टाइम हमारे बारे में कुछ छापे। अब हम ही हमारी जो न्यूज़ है उसको सर्वोपरि लेकर जाएंगे। अब हम ही अमेरिका से जो है आगे निकलेंगे। अब हमें ही हमारा जो खुद का उत्थान है वो करना होगा। हमें अगर हमारे जो देश है उसको आगे नहीं लेकर जाएंगे तो आने वाले समय में अमेरिका, इंडिया और रसिया की जो पावर है वो पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। इन सब के बाद मेरी मोदी जी से एक गुजारिश है, अगर ये वीडियो उन तक पहुंचती है, वैसे पहुंचेगी तो नहीं, पर फिर भी एक गुजारिश है कि आप कुछ भी करिए लेकिन जो दिल्ली में पोल्यूशन फैला हुआ है उसको कम करिए, क्योंकि इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती देश की हो रही है, ना कि किसी पर्सनल व्यक्ति की या फिर किसी पर्सनल नेता की। जो है वो पूरी तरह से इंडिया के ऊपर आया जा रहा है। आपको मैं एक खबर दिखा रहा हूँ, ये खबर देखिए अल जजीरा। अल जजीरा कहाँ का अखबार है? ये है कतर का, और इस अखबार में कोई भारत का रहने वाला ही जिसका नाम यशराज शर्मा है, ये भारत का रहने वाला है। हालांकि इसने ऐसा नहीं लिखा होगा, इसको करवाया जा रहा है अल जजीरा के द्वारा। इसने क्या लिखा है आप इस न्यूज़ को देखें। अंडर ए थिक ब्लैंकेट ऑफ स्मोक इन द वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, द लीडर्स ऑफ रसिया एंड इंडिया पुट ऑन ए डिस्प्ले ऑफ डिप्लोमेटिक रिसाइलेंस। यानी कि दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी में जो बादल की एक ब्लैंकेट है उसके अंदर दो देश के बड़े नेता मीटिंग करने वाले हैं। किस तरह से उसने इस लाइन की शुरुआत की आप देखिए, लिखने की क्या ज़रूरत थी इस तरह से।
आप सीधे दिल्ली लिख कर भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या करवाया, भारत की किस तरह से छवि बन रही है आप इसमें देख सकते हो। इसीलिए पूरी विनती है आपसे कि आप कुछ भी करिए, कैसे भी कितने भी ज़्यादा खर्च करिए उसमें, लेकिन जो दिल्ली का पोल्यूशन है उसको काफ़ी ज़्यादा नीचे लेकर आइए, क्योंकि इससे जो बेइज्जती है, जो इमेज है वो देश की बन रही है। क्योंकि आने वाले समय में अगर कोई भी दिल्ली में एंटर करेगा या कोई विदेशी दिल्ली में आएगा तो उसके दिमाग में यही छवि आएगी कि हाँ, एक दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी, सबसे पोल्यूटेड राजधानी है, उसके अंदर हम जा रहे हैं। तो जो हमारी कमियां हैं, उन कमियों को हमें पता है कि क्या कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को बार बार गिनाना ये कहीं अच्छी बात नहीं है। इनको लेकर हम ये सारी बातें अब इसमें बताएंगे, और फिर आगे चलकर जो रसिया और भारत के बीच जो जॉइंट स्टेटमेंट हुआ है वो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो कुछ मेन पॉइंट है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा, जिनके इर्द गिर्द आजकल पूरी जो रणनीति है या पूरी जो जियो पॉलिटिक्स है वो घूम रही है, उसके बारे में हम इसमें पूरी तरह से बात करेंगे। ठीक है, तो अपन इसमें देखते हैं कि क्या है इसका पॉइंट। ये ट्रेड को लेकर दोनों देशों ने ट्रेड और इकोनॉमी पार्टनरशिप पर बात की है। दोनों देशों का कहना यह है कि अभी जो हमारा व्यापार है वो हो रहा है 60 बिलियन का, यानी कि 60 बिलियन का। भारत और रशिया के बीच जो ट्रेड है वो ट्रेड कितने का चल रहा है फिलहाल में चल रहा है इनका $60 बिलियन का। इसको 2030 तक कितना लेकर जाना है, 2030 तक लेकर जाना है $100 बिलियन का। और हमेशा इस ट्रेड में क्या होता है, इस ट्रेड में भारत जो है, इंडिया वो रहता है सरप्लस में। इंडिया का कितना है, इंडिया भेजता है 41,000 करोड़ का जो ट्रेड है एक्सपोर्ट करता है। और जो रसिया की तरफ से हम कितना बुलवाते हैं, रसिया की तरफ से हम बुलवाते हैं लगभग 5.9 करोड़, 9,000 करोड़ का, 5.9 हज़ार करोड़ का जो ट्रेड है वो वहाँ से हम उसका इंपोर्ट करते हैं। यानी कि भारत जो है वो हमेशा सरप्लस में रहता है और रसिया जो है वो हमेशा ट्रेड डेफिसिट में रहता है। इसी को चलते रसिया ने कहा है कि जो ट्रेड है हमारा, इसको हम बैलेंसिंग करके चलेंगे। मतलब अगर आप ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो तो हमसे भी आप कुछ जो है हथियार खरीदिए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें खरीदिए। फिलहाल में भारत की तरफ से जो हमने पेट्रोल है वो भी काफ़ी हद तक कम कर दिया है, जो कि रसिया के लिए नुकसान का सौदा बन रहा है। पर हम कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि रसिया के साथ जो हमारा ट्रेड है वो बेनिफिट में रहे, पर रसिया को भी किसी तरह से घाटा ना हो, इसको लेकर बात हुई। एक बात ये भी चल रही है कि जो भारत और रसिया है उन दोनों के बीच जो ट्रेड हो रहा है वो लगभग 90% देखा जाए तो वो आपसी रुपये में हो रहा है, यानी कि रूबल और इंडियन रुपी इसके बीच हो रहा है। अगर इस तरह से देखा जाए तो रसिया जो है वो सबसे बड़ा सुपर पावर कंट्री इस टाइम पे है। क्यों? क्योंकि वो तो बिल्कुल भी डॉलर का यूज़ नहीं कर रहा है ना, उसके यहाँ तो ऐसा कोई सा देश ही नहीं है जो डॉलर में व्यापार कर रहा है, क्योंकि जो भी व्यापार है वो भारत कर रहा है या चाइना कर रहा है। तो ये जो दोनों देश है ये रुपये और रूबल में, या फिर चाइना जो है अपनी करेंसी में कर रहा है। मतलब डॉलर की पावर रसिया की तरफ से पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और रसिया की तरफ से खत्म हो चुकी है तो मेरी नज़र में अगर सुपर पावर माना जाए तो वो रसिया है। अमेरिका उस लेवल का सुपर पावर नहीं है, क्योंकि जब वो रसिया को ही अपने डॉलर नहीं चला पा रहा है, रसिया को ही अब पूरी तरह से आइसोलेट नहीं कर पा रहा है। अमेरिका का मानना था कि ये अगर सैंक्शंस लगा देगा तो रसिया है जो है आइसोलेट हो जाएगा, लेकिन उनका तो इंडिया में बहुत अच्छे से ग्रेट वेलकम हो रहा है, रेड कारपेट पर उनका वेलकम किया जा रहा है। तो रसिया अमेरिका के बस में नहीं आ रहा है, तो सुपर पावर कौन रहा हुआ? सुपर पावर हुआ रसिया। इसलिए अमेरिका की बात किसी तरह से नहीं की जा सकती कि जो अमेरिका है वो इतना सुपर पावर रहा। अमेरिका की उतनी अब जो वैल्यू है वो रही नहीं है, खास करके रसिया ने इसकी अमेरिका और यूरोप की जो वैल्यू है वो घटा दी है। साथ में ही भारत ने ये करा है कि जो एनर्जी को लेकर बात की गई है कि भारत के अंदर रसिया जो है वो अपना न्यूक्लियर प्लांट खोलेगा। अगर आप मानिए भारत के अंदर अब खुद का जो न्यूक्लियर प्लांट है वो खुल जाता है, आपको पता है जो रसिया है उसके पास काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर को लेकर वेपन्स है या न्यूक्लियर को लेकर जो चीज़ें हैं वो उसके पास अवेलेबल है, यूरेनियम ये। तो अगर भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट खुल जाता है तो भारत में जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो जाएगी, जिससे भारत को काफ़ी ज़्यादा अपन कह सकते हैं फ़ायदा मिलेगा। वहीं दूसरा जो है स्किल्ड वर्कर को लेकर बात की गई है कि भारत के पास स्किल्ड वर्कर बहुत ज़्यादा है और रसिया है उसके पास मेन पावर इतनी ज़्यादा नहीं है, कम है। तो भारत की तरफ से उनको ले जाया जाएगा और उनका रसिया में काम के लिए यूज़ किया जा सकता है। रसिया और भारत दोनों मिलकर इस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं, जिससे कि भारत में बेरोजगारी भी कम हो सके और जो भारत के लोग हैं जिनके पास पैसों की कमी है वो भी रसिया में जाकर अपने कार्य कर सके। इससे क्या होगा, इससे जो अमेरिका है उसको काउंटर किया जा सकेगा, क्योंकि अमेरिका आपने देखा बहुत नाटक करने लगा है। कभी बोलता है H1B वीज़ा लगाएंगे, H1B वीज़ा की कीमत रखता है 40 लाख। तो आप अमेरिका ऐसा करता रहो, हम जो है हमारी दूसरी जो रास्ता है वो ढूंढ लेंगे। ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी, इस चीज़ को देखिए कि जो दोनों देश है यानी कि रसिया और भारत, ये दोनों मिलकर एक ऐसा रूट बनाने जा रहे हैं जिसका नाम रखा जाएगा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसे INSTC कहा जाएगा। ये जो रूट है, अगर ये रूट बनता है
तो इससे भारत और रसिया के बीच जो व्यापार है वो काफ़ी सुगम हो जाएगा। रसिया और जो भारत के पास जो चीज़ें लेकर आता है वो काफ़ी ज़्यादा दूर से जो सफ़र करके आती है वो काफ़ी ज़्यादा सरल होगा। इस रूट को थोड़ा सा समझते हैं। ये देखिए, ये है वो रूट जिसका नाम है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यानी कि NSTC। ये जो रूट है, ये रूट इस तरह से है। मतलब पहले हमारा जो सामान है रसिया से वो इस तरह से जाता था, ये आता था ऐसे, इस रूट से होते हुए, ये लाल सागर से होते हुए ये यहाँ आता, स्वेज नहर से को पार करके। लेकिन अब जो नया रूट बनाया जाएगा वो रूट ऐसा बनाया जाएगा। इस पे कार्य जो है बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन फिलहाल में अभी बनने को तैयार होने वाला है। ये यहाँ से जाएगा चाबार बंदरगाह जो कि ईरान में है। यहाँ से फिर हम होके जाएंगे ये स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज़ को पार करके, आर्मेनिया, अजरबैजान, इनको। उसके बाद हम पहुँचेंगे रसिया यानी कि मॉस्को। यहाँ पर ये जो अगर पहुँच गए तो ये जो है ये लगभग 40% के आसपास जो रास्ता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। भारत को इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। और दूसरा एक रूट क्या है, एक रूट जैसे यहाँ से नॉर्थ वाला बनाया गया कि इस रास्ते से होके ये यहाँ पे यहाँ आता है, तो इससे क्या होगा, भारत के पास यहाँ आएगा, फिर वो सामान ऐसे होके और फिर ये यहाँ इस रास्ते से ऐसे होके और इस रास्ते से भारत पहुँचेगा, तो ये रास्ता और बड़ा होगा। लेकिन इसको इतने पास से बनाया जाएगा। ये रसिया ऐसी टेक्नोलॉजी लगाया जा रहा है कि ये जो समुद्र के पास है बर्फ़ जमा हुआ है, उस बर्फ़ को तोड़कर इसकी जो सीप है वो चलेगी। बर्फ़ में क्या होता है कि पानी में समुद्र ऊपर की ओर बर्फ़ जमा होता है लेकिन नीचे उतना रहता नहीं है, इसलिए इसको तोड़ना थोड़ा आसान होगा। इसीलिए ये टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी कि यहाँ से पानी को चीर के एक सीप चलाई जाए जो कि यहाँ तक आए, और फिर जो भारत का सामान है वो इस रास्ते के जरिए ये यहाँ पहुँच जाए। तो इससे काफ़ी ज़्यादा क्या है, भारत का रास्ता वो सरल और सुगम हो जाएगा। इस रास्ते से लाना काफ़ी ज़्यादा और लंबा हो जाता है, इसीलिए इस रास्ते से लाना थोड़ा मुश्किल है और नहीं लाया जा रहा। भारत जो है रसिया को इस चीज़ पर अपने साथ लेकर आने वाला है। दूसरा, रसिया ये भी जानता है कि भारत के साथ स्थिति मजबूत करनी होगी, क्योंकि अगर किसी टाइम पर रसिया कमज़ोर पड़ा तो जो चाइना है वो सबसे पहले रसिया का ही क्षेत्रफल अपने हिस्से में मिलाएगा। क्योंकि आप जानते हो चाइना की जो क्षेत्रफलवादी नीति है, जो साम्राज्यवादी नीति है, वो एक ना एक दिन रसिया को नुकसान देगी, और रसिया इस बात को जानता है। इसीलिए रसिया भारत के साथ ये सारी चीज़ें अच्छी से मजबूत करने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमने अभी फिलीपींस को, जो ब्रह्मोस है, उसकी डील की है। मतलब हम फिलीपींस को भी अपने साथ लेकर आने में कामयाब हुए। रसिया भारत की तरफ है, उसके बाद फिलीपींस भारत की तरफ है। भारत की तरफ और भी जो देश है एशिया के वो आने लगे। आपने संघाई कॉरपोरेशन में भी ये देखा था, जो एससीओ की मीटिंग हुई थी, तब जो चाइना है वो भी भारत के साथ बोलने लगा। और अभी जो पुतिन भारत आए हैं उसमें पुतिन को लेकर भी इस बात में चाइना ने ये कहा कि ये जो इन दोनों देशों के बीच डील हुई है वो बहुत ही किफ़ायती साबित होगी एशियाई कंट्रीज़ के लिए। मतलब भारत के साथ रहना ये चाइना समझता है कि फ़ायदा हो रहा। तो अगर चलो मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश की अगर बात हम छोड़ दें, तो इसको छोड़कर चाइना जो है भारत के साथ होने को अभी फ़िलहाल में तैयार है, क्योंकि उसका मेन मकसद क्या है, अमेरिका को काउंटर करना। जहाँ जहाँ पे अमेरिका और पाकिस्तान भारत के खिलाफ हो रहे हैं, उस सिचुएशन में अमेरिका और पाकिस्तान के खिलाफ भारत और रसिया खड़े हो रहे हैं। यानी कि आपको हर उस मुद्दे पे ये दोनों देश खड़े दिखाई देंगे जहाँ पर पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। अमेरिका को काउंटर करने के लिए भारत और रसिया का एक होना जरूरी है, और फिलहाल में ये दोनों देश समझ चुके हैं और ये दोनों देश एक हो भी चुके हैं। वहीं दूसरा पॉइंट आप देखिए कि चेन्नई को लेकर भी एक रास्ता बनाया जाएगा कि जहाँ तक व्लादिवोस्टोक से चेन्नई जो रास्ता है, वो रूट है, वो तैयार हो, और व्लादिवोस्टोक से सीधा जो सामान है वो चेन्नई पहुँचे। कैसे, ये रूट देखिए आप, ये जो यहाँ से है ये व्लादिवोस्टोक, यानी कि यहाँ से अगर कोई रास्ता आए और सीधा ये चेन्नई के पास हमारा सामान पहुँचे। ये भारत ऐसा क्यों कर रहा है? भारत इसलिए कर रहा है क्योंकि जो ये वाला रूट है इस पर रसिया की जो प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े। अगर रसिया की प्रेजेंस बढ़ेगी तो चाइना जो है इस सिचुएशन में आकर यहाँ पर ढीला होगा। चाइना तभी थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा जब रसिया उसको काउंटर करेगा, क्योंकि चाइना जानता है कि अगर भारत और रसिया साथ हुए तो फिर चाइना के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो भारत के किसी हिस्से को अपने कब्जे में ले पाए या भारत को कहीं पर काउंटर कर पाए। दूसरी बात, इन दोनों देशों के बीच हुई मिलिट्री की जो टेक्निकल कॉरपोरेशन है उसको लेकर बात की गई कि दोनों देश जो है अपनी मिलिट्री के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ है वो आपस में साझा करेंगे। और वहीं पर इन्होंने एक ये बात भी कही कि दोनों देशों की जो नेवी है वो साथ में मिलकर युद्ध अभ्यास करेगी, क्योंकि रसिया ये चाहता है कि भारत और रसिया की जो नेवी है वो साथ में काम करे, जिस वजह से चाइना और अमेरिका इन दोनों को काउंटर किया जा सके। इन दोनों को काउंटर करना फिलहाल में रसिया के लिए भी बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि आप जानते हो जिस तरह से रसिया के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगे हैं, उसके बाद रसिया को ये ज़रूरी है कि रसिया का कोई ऐसा मित्र हो जो हर सिचुएशन में उसका साथ दे। और वो जानता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो रसिया की हर सिचुएशन में मदद कर सकता है, और रसिया की अगर हर सिचुएशन में ऐसी मदद हो जाएगी तो रसिया की इकोनॉमी अच्छे से चल सकेगी। जैसा कि आपने अभी देखा, रसिया की इकोनॉमी को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। रसिया की जो इकोनॉमी है वो फिलहाल में बहुत अच्छे से चल रही है, और उसका मेन वजह यह है कि भारत उसकी हर सिचुएशन में मदद किए जा रहा है, जिस वजह से रसिया की इकोनॉमी को दिक्कत नहीं जा रही। तीसरा पॉइंट उन्होंने अगला ये भी देखा कि जो कल्चर
और टूरिज्म है उसको लेकर बढ़ाया जाए। इन्होंने ये तक कर दिया कि अगर टूरिज्म को लेकर कोई भारत का नागरिक रसिया जाता है घूमने के लिए तो उसको जो 30 दिन का वीज़ा है वो फ्री दिया जाएगा। ऐसे ही अगर रसिया का नागरिक भारत आता है तो उसको भी 30 दिन का जो वीज़ा है वो फ्री दिया जाएगा। इससे दोनों देशों के बीच जो आपसी मेलजोल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा और यहाँ के जो नागरिक है वो एक दूसरे देश को काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। वहीं आपने एक चीज़ और देखी होगी कि रसिया वाले जो पुतिन है वो जब भारत आए तो नरेंद्र मोदी ने उनको एक फॉर्च्यूनर की कार में बिठाया था। ये जो फॉर्च्यूनर की कार में बिठाया था ये सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी थी। ऐसा ही है क्योंकि पुतिन जो है अपनी खुद की कार लेकर आते हैं पर्सनल, उसमें भी नहीं बैठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिकतर रेंज रोवर या रोल्स रॉयस से चलते हैं, उसमें भी नहीं बैठे। फिर ये फॉर्च्यूनर की कार को क्यों उठाया गया या इसी में क्यों बिठाया गया? फिर बात सामने निकल कर आती है, पता चलता है कि जो ये फॉर्च्यूनर की कार है ये है जापान की। और जापान जो है वो आजकल अपनी मिलिट्री बनाने में लगा हुआ है। मिलिट्री क्यों बनाने में लगा है? क्योंकि जब से जापान के ऊपर बम गिराया गया था अमेरिका की तरफ से, तब से अमेरिका ने कहा था कि हम जापान की सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे। लेकिन अब जापान जो है अपनी मिलिट्री बढ़ा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ उसके जो संबंध है वो थोड़े खट्टे पड़ रहे हैं। अब अगर जापान को भारत और रसिया की तरफ करना है या एशियाई कंट्री को एक करना है तो जापान के लिए कुछ ऐसा कार्य करना होगा जिससे जापान की वैल्यू बढ़े, जिससे ये उसे फील हो कि रसिया और भारत जापान के साथ है। इसीलिए इस टोयोटा की कंपनी का कार का यूज़ किया गया था। सबसे बड़ी इसकी भी एक ये मेन वजह रही है। तो अब जो एशियाई कंट्रीज़ है वो कहीं ना कहीं भारत और रसिया की तरफ एक होने लगे हैं। किसके खिलाफ? अमेरिका के खिलाफ। और ये भी जरूरी है क्योंकि अब अगर एशिया एक होगा तो अमेरिका और यूरोप इनको काफ़ी ज़्यादा धक्का लगेगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।